So hello everyone, welcome to yet another episode of Well Said with Well Together. So हमको बहुत सारे ऐसे questions and queries आए जो probably 45 और अराउंड के एज पे पहुंचते हैं एंड वो उनको बहुत सारे ऐसे questions होते हैं जो शायद से वो कभी पूछना चाहते हैं डॉक्टर से बट पूछ नहीं पाते हैं. तो आज हमने सोचा कि हम उन्हीं कुछ विषयों पे बात करें. तो इसी का डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जीनल ध्रुव, गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ मदर ऑफ वन. डॉक्टर जीनल, हम ये बात करना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग पूछना चाहते हैं बट डॉक्टर्स से किसी कारणवश नहीं पूछ पाते हैं. कभी कभी झिझक हो जाती है तो वो हम उन चीज़ों पे बात नहीं कर पाते हैं. सो डॉक्टर जी, आज हम जो पहला क्वेश्चन हमको हमारे लेडीज़ की तरफ से आया है वो ये है कि हम जानना चाहते हैं किस एज में हमको मेनोपॉज एक्सपेक्ट करना चाहिए. कौन सी एज जो है वो सही है, जल्दी आ गया तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या अगर किस एज तक नहीं आया तो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. यस एफ्रिका, दैट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. सो हम जानते हैं कि मीनोपॉज कौन सी एज पे आता है. उससे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि मीनोपॉज होता क्या है. सो मीनोपॉज जब भी एक फीमेल आपके पास आती है कि मुझे 12 महीने से यानी कि 1 साल से पीरियड्स नहीं आए, उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मीनोपॉज बोलते हैं. अभी ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत ही सिंपल है बोलना, पर इट इज़ नॉट दैट सिंपल, राइट. जो भी इंडियन डेटा के हिसाब से हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मीन एज है वो इंडिया में 51 ईयर्स है. पर अ वुमन कैन एक्सपेक्ट मीनोपॉज फ्रॉम 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज. तो दैट इज़ द करेक्ट एज. उस एज में आना, मीनोपॉज आना नॉर्मल है बहुत. ठीक है, अगर 40 to 45 में मेनोपॉज आता है तो उसको हम अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं. पर अगर कोई फीमेल को 40 से पहले ही मेनोपॉज वाले सिम्टम्स आते हैं तो उसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं. और प्री मैच्योर मेनोपॉज इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. वो आपकी बोन्स की हेल्थ है, आपकी हृदय की हेल्थ है, वो सबके लिए अच्छा नहीं है. तो अगर 40 से पहले मेनोपॉज आता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. वो एक लाइफ का बहुत बड़ा मोड होता है, एक ऐसा फेज़ होता है जब एक मेल अपनी आइडेंटिटी के लिए जगल कर रही होती है. वो बहुत ही संघर्ष करती है और अपने आप से बात करना चाहती है, अपने लिए कुछ नए सेट ऑफ रूल्स बनाना चाहती है और वो बहुत ही हार्मोनल और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में जाती है. सो इट इज़ नॉट जस्ट अ डेफिनेशन, वो एक पूरा हार्मोनल शिफ्ट होता है. सो दैट इज़ वाई मेनोपॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यशिका, थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड आई एम ग्लैड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, जिससे हम फीमेल्स को तो अवेयर कर ही रहे हैं कि मेनोपॉज क्या है, उसके लक्षण क्या होने वाले हैं, आपको कब डॉक्टर को विजिट करना है, नहीं करना है. उसके अलावा जो फीमेल्स के काउंटर पार्ट है, मेल काउंटर पार्ट्स इन द सोसाइटी, चाहे उनका स्पाउस हो, उनका सन हो, उनके वर्क प्लेस पे उनके कलीग्स हो, वो ज़्यादा समझे कि ये परिस्थिति फीमेल में क्या बदलाव लेके आती है. इट इज़ नॉट ओनली चैलेंजिंग फिजिकली, वो इमोशनली, मेंटली भी उतना चैलेंजिंग होता है. तो आप वो सारे सामाजिक स्तर पे उनको कैसे कोप अप करने में हेल्प कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वेरी. तो हम ये बोल रहे हैं कि 40 से अगर कम एज में हमको आता है तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, देन हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. क्या एज है अगर तब तक नहीं आया, जैसे आपने बोला 55 तक हम आ सकता है. 55 के बाद अगर आता है तो क्या वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? सो उसको डिफ़ाइन करने के लिए पहले तो वो समझना है कि मेनोपॉज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है. जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक्स, कि अगर कोई फीमेल को मेनोपॉज आता है तो उसकी मदर को, उसके सिबलिंग्स को कब मेनोपॉज आया था तो वो भी उसकी मेनोपॉज की एज को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करता है. सेकेंड है उसकी लाइफस्टाइल कैसे, इफ़ शी इज़ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो उसको थोड़ा सा अर्ली मेनोपॉज 1 to 2 ईयर्स जल्दी आ सकता है देन द नॉर्मल काउंटर पार्ट्स जो लोग ड्रिंक और स्मोक नहीं कर रहे हैं. एंड थर्ड थिंग है BMI, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपका फैट परसेंटेज बॉडी में कितना है. सो अगर आपका फैट परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप ओबीज की कैटेगरी में फॉल करते हो तो भी आपका मेनोपॉज थोड़ा लेट आ सकता है. सो दैट कैन गो 1 to 2 ईयर्स बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज. पर ज़्यादातर अगर हम बोले पूरे पॉपुलेशन को साथ लेके चलते हैं तो 45 to 55 ईयर्स. सो अगर 55 के बाद भी हमको पीरियड्स आ रहा है, ऐसे पीरियड्स आ रहे हैं जो बहुत प्रोफ्यूज है, बहुत हैवी है, आपको हर 1-2 घंटे में आपका पैड या फिर टैम्पून चेंज करना पड़ रहा है, सो दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक एंड दैट इज़ व्हेन आपको एक गायनेक डॉक्टर को दिखाना चाहिए. एंड अगर कोई लेडी को एट द एज ऑफ 60 भी मेनोपॉज नहीं आया है
तो क्या उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर इट इज़ कम्प्लीटली फाइन अगर आपकी बॉडी उस टाइम तक भी आपको मतलब पीरियड्स आ रहे हैं तो भी इट इज़ टोटली ओके फॉर? नो, इट इज़ नॉट टोटली ओके। हमेशा ज़रूरी नहीं कि 60 तक पीरियड्स आते हैं तो सीरियस प्रॉब्लम्स ही हो। ज़्यादातर लोगों को तो नहीं ही आते। लेस देन 0.1% ऑफ पॉपुलेशन जो 55 के बाद भी मेंस्ट्रुएट करती है। अगर वो नॉर्मल हो सकता है, वो हम तभी बोल सकते हैं जब उसका एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड स्कैन किया गया हो, एक डॉक्टर ने उनको देखा है पर्सनली कि नहीं आपके बॉडी में जो भी है वो सिर्फ बाहरी बदलाव के कारण नहीं, सिर्फ अंतस्त्राव के कारण आ रहा है आपको पीरियड्स, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है। पर नहीं, या तो फिर आपके गर्भाशय में कोई गांठ है, कोई फाइब्रॉइड की ट्यूमर है, या तो फिर कोई कैंसर है जिसके कारण आप लंबे तक मेंस्ट्रुएट कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी। सो अगर आपको 55 के बाद मेंसेस आ रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ अ साइन कि आपको डॉक्टर को विजिट करना ही है। ओके। तो अगर किसी भी फीमेल को प्रॉबली 20 डेज और 28 डेज अगर इतना लंबा मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, कैन दैट बी अ रीज़न कि हो सकता है वो कैंसर हो या कुछ ऐसा हो? 28 days तक continuous period you mean? That can be one of the symptom, that is prolonged periods. पर it is not always necessary कि वो कैंसर ही हो। तो हमेशा आपके दिमाग को गूगल सर्च करने से पहले या खुद को एक्सेप्टेंस मोड में ला देने से पहले कि नहीं मुझे तो यही है, उससे पहले आपको एक रूटीन स्कैन करवा देना चाहिए कि नहीं ये सब नॉर्मल है या ये सब अबनॉर्मल है। तभी आपको जाके पता चलेगा जब आप एक सोनोग्राफी करवाते हो, जब आपके सिम्टम्स को आपके फिजिकल अपीयरेंस आपकी खुद की पर्सनल हिस्ट्री के साथ कंबाइन करके अगर रिस्क लगता है तो ही आपको आगे जाके उस डायरेक्शन में सोचना है। तो उस केस में ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हम यूजुअली एक इंसान करा सकता है टू गेट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कि इफ़ इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग और नॉट? तो उसमें दो चीज़ें, आपको एक यूट्रस का रूल आउट करना है कि जो भी आपके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक होता है गर्भाशय का मुख की सर्विक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए जो गर्भाशय का मुख है उसको देखने के लिए कि वो हेल्दी है नहीं, तो एक पैप्समियर नाम का टेस्ट होता है जो आजकल वाइडली प्रेवलेंट है। आइडियली वो 30 आपकी रिप्रोडक्टिव एज से ही आपको एवरी 5 ईयर्सली करवाना होता है। तो आप एक वो करवा सकते हो आपको चेक करने के लिए कि आपकी गर्भाशय की मुख दैट इज सर्विक्स उसकी हेल्थ रेडी है। पर अगर आपको जानना है कि आपका यूट्रस नॉर्मल है या नहीं, अगर आप में कोई सिम्टम्स नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको कोई सिम्टम्स है, आपको कोई लक्षण है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग है, पीरियड्स जल्दी आते हैं, पीरियड्स बहुत देर तक नहीं आते हैं तो ज़्यादा फ्लो में आते हैं, बहुत क्लॉट्स गिरते हैं, ऐसा कुछ है तो आपको एक अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी बहुत ज़रूरी है। ओके, नाइस। डॉक्टर जी, सर्विक्स क्या होता है अगर आप हमको समझा पाएंगे? सो अगर हम फीमेल की रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी समझे तो अपने पास एक गर्भाशय होता है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, 2 ओवरीज जिसको हम अंडाशय बोलते हैं, और ये जो गर्भाशय का मुख होता है इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। आजकल ये सर्विक्स के ऊपर की चर्चाएं बहुत ज़्यादा इसलिए हो रही है कि पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता था, पर नाउ व्हेन इंडिया इज़ ऑल्सो डेवलपिंग, इंडिया में भी सर्वाइकल कैंसर का प्रेवलेंस दिन बाय दिन बढ़ता जाता है। सो इसके कारण सर्विक्स की हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको कोई भी अबनॉर्मल प्रोलॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम से आपको कोई वाइट डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, आपने डिस्चार्ज के लिए मेडिकेशंस ली पर ठीक नहीं हो रहा है, ठीक होने के बाद भी बार बार हो रहा है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको एक बार कोई हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए। ओके। इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सो जो भी हमारे बॉडी में लक्षण आते हैं उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिजिकल सिम्टम्स एंड एक है इमोशनल एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स। तो फिजिकल सिम्टम्स की बात करें कि जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपकी बॉडी में बदलाव आ रहा है, उसको हम फिजिकल सिम्टम्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जनरलाइज्ड एक्स, पेन्स एंड फटीग होना। कि मेरे पास ज़्यादातर महिलाएं जो आती है वो अक्सर आके वही बोलती है कि मुझे बॉडी में थकावट सी लगती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, बदन पूरा ढीला ढीला रहता है, कुछ भी करूँ बेचैनी सी मची रहती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स। सेकेंड है जो बहुत डिस्टर्बिंग भी होता है कई कई लोगों के लिए, इज़ हॉट फ्लैशेस। इसे सडन इंटेंस हीट का वेव आता है फॉलोड बाय स्वेटिंग। कभी कभी इट इज़ एसोसिएटेड कि आपका पूरा चेहरा लाल हो जाता है, पूरे बदन पे पसीना आने लगता है, और उसके ट्रिगर पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आपने कोई फूड खा लिया, या तो फिर स्ट्रेस है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका आप अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, वो सारी सिचुएशन में हॉट फ्लैशेस ज़्यादा आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हॉट फ्लैशेस सिर्फ नाइट में ही आते हैं, वो दिन के कोई भी पार्ट में आ सकते हैं।
फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो काफ़ी सारी मेरी पेशेंट्स आके बोलना तो चाहती है पर बोल नहीं पाती है, इज़ वजाइनल ड्राइनेस। क्योंकि हमारी बॉडी में मेनोपॉज एंटर हो चुका है तो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है, जो अंतःस्राव है ईस्ट्रोजन नाम का, वो काफ़ी कम हो जाता है। वो जो ईस्ट्रोजन होता है वो हमारे पेरिनियल रीजन, मतलब हमारे प्राइवेट पार्ट्स की जो भी स्किन होता है उसका लस्टर मेंटेन करता है, तो वो अभी नहीं है। तो वहाँ पे वो जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो सूखी सूखी ड्राई हो जाती है, जिसके कारण वजाइनल ड्राइनेस होता है, जिसके कारण फॉलोड बाय पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। कभी कभार तो उनको कट्स भी लग जाते हैं वजाइनल म्यूकोजा में, इतनी पतली हो जाती है उनकी परत कि वो कट्स भी लग जाते हैं। एंड ये जो कट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या ये यूजुअली लग जाते हैं या फिर इंटरकोर्स के दौरान ये चीज़ें होती हैं? या सो इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरकोर्स, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इंटरकोर्स, पर इंटरकोर्स हाँ, में जो फ्रिक्शन होता है Correct. उसके कारण तब Friction. हमारे पास कोई मॉइस्चर नहीं उसको कम्बैट करने के लिए, या फिर वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको आसान बनाने के लिए, उसके कारण ड्राइनेस के कारण कट्स आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो नींद में बदलाव आना, तो बहुत सारी फीमेल्स एक्सपीरियंस करती है कि उनको नींद बहुत लंबे टाइम तक नहीं आती है, रात को देर तक उनको जगना पड़ता है, बीच रात में उनकी नींद उड़ जाती है, और नींद उड़ जाए उसके बाद तुरंत बाद वो लोग फिर से सो नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा आपकी ब्लैडर हेल्थ है कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगते हैं, वो सारे इश्यूज़ है, या फिर कफिंग है, स्नीजिंग है, आपने छींक खाई और नीचे से यूरिन हो गया, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम इन मेनोपॉज। सो दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स। और अगर हम इमोशनल और कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात करते हैं तो वो कोई पेशेंट आपको आके नहीं बताएगा कि मुझे ये हो रहा है। तो अक्सर उनके मेल या उनके हस्बैंड साथ में आते हैं और बोलते हैं मैडम ये क्या हो गया है, पहले तो घर में सब ठीक था, अभी अचानक से एकदम तनाव का माहौल बन गया, एकदम चिड़चिड़ी बन गई है, कभी बोलती है एसी बंद करो, कभी बोलती है एसी ऑन करो, बहू के साथ लड़ाई होती रहती है, पता नहीं पूरे दिन क्या क्या होता है, सारे टेस्ट करवा दिए, सब नॉर्मल आ रहा है, अब हम क्या करें। तो दिस इज इमोशनल कंपोनेंट ऑफ मेनोपॉज। जो लोगों को लगता है कि वो सिर्फ सोच रही है ऐसा इसके लिए हो रहा है, तो वो फीमेल है जो पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज से गुजर रही है, तो वो उनके दिमाग में ऐसा नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस दैट इज गोइंग ऑन इन बॉडी। सो वो सोसाइटी के पार्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, उसको अवेयरनेस लाना और उसको एक्सेप्ट करना। यस, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि बहुत बार हम सिर्फ इसी तनाव में ही लड़ते रहते हैं आपस में कि इसको बोलूँगी तो क्या होगा, उसको बोलूँगी तो क्या होगा। एंड अगर उसी माहौल में अगर कोई आके ये बोल दे कि नहीं यार हम समझ रहे हैं तुम्हारी तकलीफ़, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज थोड़ा रेस्ट ले लो। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज हमारे एनवायरनमेंट में जो फीमेल्स हैं वो ऑलरेडी इतना कुछ कर रही होती हैं। एग्जैक्टली, राइट। तो सो भले कोई आपको डिनर ना बना दे, बोले कि तू भी मत बना, बाहर जाके आते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी एम्पैथेटिक एक्ट कि जो आपको करना चाहिए। करेक्ट। और वो टाइम में उनको ब्रेन फॉग, ब्रेन लैप्सेस, मेमोरी लैप्सेस भी इतने होते हैं, उनको याद नहीं रहता है वो क्या करने वाली थी, उन्होंने क्या कर दिया। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम, और उसको आपको फॉरगिव करना है। हाँ, ओके, होता रहेगा, नॉर्मल है, तू भी भूल जा, मैं भी भूल जाऊँगा, ऐसा। जैसे आपने बात करी चिड़चिड़ेपन की, क्या आपको लगता है एक चिड़चिड़ापन या फिर अचानक से कभी गुस्सा आ जाना छोटी सी बात को, शायद से वो कोई बात ही नहीं थी, या फिर अचानक से रोना आ जाना, ये भी कोई सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के? यस, डेफिनेटली, मतलब वो इन जनरल आपके मूड डिसऑर्डर्स का एक पार्ट है। आपको थोड़े थोड़े बेसलाइन डिप्रेशन या एंग्जाइटी के फीचर्स कहीं कहीं महिलाओं को आ सकते हैं। सो अगर आपको रिएक्ट नहीं करना होता है फिर भी आप छोटी सी बात पर रिएक्ट कर देते हो, सो दिस पार्ट, दैट्स नाइस। सो डॉक्टर जी, कैसे एक फीमेल को समझ में सकता है कि हम मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहे हैं? मतलब क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैं समझ पाऊँ कि यार हो सकता है मेरा मेनोपॉज बहुत नज़दीक है? ओके, सो या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो मेनोपॉज कोई एंड स्टेज नहीं है। अगर आपको कोई कैसल में जाना है, कोई किले में जाना है, तो आप डायरेक्टली किले में एंटर नहीं कर पाते हो, आपको वो रास्ते से या फॉयर से या गार्डन से पास होके जाना पड़ता है, ठीक है, तभी आप किले में जा सकते हो। तो ऐसे ही मेनोपॉज एक किला है, अगर आपको उसमें जाना है तो आगे के 5 से 7 साल होते हैं जिसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं।
तो वो फेज़ में ही आपके मेनोपॉज के सिम्टम्स है ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो तभी से ही आपको एक अंदाज़ा आ सकता है कि नहीं आपका मेनोपॉज अभी आने वाला है, राइट। सो अभी वो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, वो आपके लक्षण ना ही फिजिकल पर मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव लेवल, जो आप सोचते हो, जो आप गिनते हो, जो भी आपका ब्रेन का फंक्शन है वो सब में आपको इम्पैक्ट करता है। तो वो सारे लक्षण आप में आ सकते हैं। पर फर्स्ट चीज़ है जो आप में बदलाव आएगी वो आपके पीरियड्स है। तो जैसे ही पेरी मेनोपॉज है वो लैडर की जैसे है, वो लैडर पे चढ़ के आप मेनोपॉज पे पहुंचते हो, ठीक है। तो वो जो पेरी मेनोपॉज वाला फेज़ है उसमें आपके पीरियड्स में क्या क्या बदलाव आते हैं, तो एक है कि जिसकी साइकिल्स बहुत 35 डेज़ की या 30 डेज़ की थी, तो इनिशियल पार्ट ऑफ पेरी मेनोपॉज में वो शॉर्टन होती जाती, लाइक कोई भी फीमेल मुझे आके जनरली बोलती है कि मैम पहले तो मुझे 35 डेज़ पे पीरियड्स आते थे, अभी मुझे 20-20 दिन पे पीरियड आते हैं। सो दैट कैन बी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ पेरी मेनोपॉज। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, फिर उनको 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने में पीरियड्स आएगा, फिर बीच में स्किप्ड पीरियड्स होंगे एंड देन शी विल हेड टुवर्ड्स मेनोपॉज। फिर कंप्लीट सिसेशन ऑफ पीरियड्स होगा, ठीक है। तो ऐसे बीच बीच में स्किप्ड पीरियड्स होंगे, फिर कंप्लीट 12 महीने तक नहीं आएगा, जिसको मेनोपॉज बोल सकते हैं। तो पहले आपका पीरियड शॉर्ट हुआ, फिर आपके 1 महीना स्किप हुआ, फिर आपका 2 महीना स्किप हुआ, एंड देन आप एट वन स्टेज, एंड ये पूरा टाइम जो है वो 6 से 7 साल लगते हैं जब ये होता है।